नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम जो क्लास आपको विजिट करवा रहे हैं दोस्तों, ये लालसोट दौसा के तहत SGM हॉस्टल के तहत जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी क्लास है। ये इंग्लिश की क्लास है दोस्तों। इससे पूर्व भी हम एक क्लास कल डाल चुके थे, तो आप उसे भी पढ़े। उसमें इंग्लिश का टॉपिक जेंडर था। आज का जो अपना टॉपिक है दोस्तों वो है टेंस। आज जो अपना इंग्लिश का टॉपिक है वो है टाइम एंड टेंस, यानी कि जिसे हम काल या समय कहते हैं। तो हम बोर्ड पे भी उसे स्पष्ट देखेंगे। और अब मैं हमारे यहाँ इस समय जो जस्ट बच्चे और सर है, मैं पहले बच्चों से रूबरू करवाता हूँ आपको। कल हमने छोटे बच्चों से उनका वायवा लिया था, आज हमारे जो बड़े बच्चे हैं उनसे भी आप देखें कि उनकी भी यहाँ जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसी चल रही है। हाँ बेटा, ये सामने, हाँ क्या नाम है बेटा आपका? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह। कौन सी क्लास है आपकी? 12th क्लास से हो। तो सर जो आपकी इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं, ये आपकी फर्स्ट क्लास है या पहले भी आप पढ़ चुके हैं? 10 सर ने पहले पढ़ा दिया है, अब रिवीजन चल रहा है। बहुत अच्छा। तो देखिए कि यहाँ अब बच्चे रिवीजन क्लासें पढ़ रहे हैं, पहले भी इनकी क्लासें हो चुकी है। हाँ, इससे आगे, हाँ ये अगले भैया है जो, क्या नाम है इनका? अरविंद कुमार मीणा। बहुत ये सर रिवीजन करा रहे हैं इंग्लिश के, और अब रिवीजन चालू हो रहा है, मतलब अब आज से रिवीजन चालू है। हाँ, टेंस पहले पढ़ा दिए हैं बच्चों को, आज से सर ने फिर रिवीजन क्लासेस चालू की है। क्योंकि जस्ट अभी बच्चों ने प्री बोर्ड की एग्ज़ाम दी है, 12th के बच्चे हैं ये। तो अब उसी बेस को ध्यान में लेके अब इनकी जो लर्निंग प्रोसेस रिवीजन की चल रही है दोस्तों। आइए हम सर से भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि, तो सर आपको जैसे अपने यहाँ ये SGM हॉस्टल में पढ़ाते हो कितना टाइम हो चुका है सर? मेरे को लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं। बहुत अच्छा। तो यानी कि जब से जुलाई से क्लासेस चालू हुई है, शायद आप तभी से बच्चों की क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं? जी बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो दोस्तों हम आप देख रहे हैं कि यहाँ सर भी रेगुलर ही बच्चों की क्लासें ले रहे हैं, और जहाँ तक है कि ये बता रहे उस हिसाब से 1 से 2 बार इनकी क्लासेस सर कंप्लीट करवा चुके होंगे। और इन बच्चों का रिवीजन चल रहा है, जो कि जस्ट अभी एग्जाम हुई है, उसके बेसिस से जो बच्चों के जो अंक देखे हैं, बच्चों के आए हुए जो अंक देखने के बाद सर ने उनको लगा कि एक बार और रिवीजन करना चाहिए। तो आज हम इनकी टेंस की रिवीजन क्लासेस देखेंगे। तो आप सभी ध्यान से देखें, और आपको लगे दोस्तों इसमें कुछ सुधार करना है तो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट से बताएं। साइलेंट हो जाओ। हाँ देखिए, अपना दूसरा टॉपिक है अब की बार टाइम एंड टेंस। अब देखेंगे टेंस है क्या, है ना? काल या समय, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये सबसे पहले बात करते हैं समय। समय क्या होता है? समय जैसे अपन टाइम वगैरह देखते हैं कि क्या टाइम हो गया, क्या समय चल रहा है, एक ये समय होता है। और एक होता है काल। काल ये भी एक समय होता है। समय जैसे कोई भी बात होती है, जैसे पहले इस समय में ये काम होता था और आपके समय में ये होने वाला है, आने वाले समय में पता नहीं क्या होने वाला है। ये अलग समय है, जो इस समय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस आर देयर इन इंग्लिश? टेंस अंग्रेजी में कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस इन इंग्लिश। अंग्रेजी में 3 प्रकार के टेंस होते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस, दूसरा है, तीसरा है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, वह समय जो वर्तमान में चल रहा है। पास्ट टेंस वह समय जो गुजर गया हो। बात करते हैं फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, जो आने वाला समय हो। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बता देता हूं आपको। जैसे सपोज दैट हमारा भारत देश आजाद हुआ 1947 को, तब आप थे क्या? नहीं थे ना। तो वो समय गुजर गया, तो वो कौन से टेंस में चला गया? भूतकाल में। और वो समय जो अभी आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो, क्या ट्रेन चल रही है, हवाई जहाज चल रही है, बसें चल रही है, कंप्यूटर चल रहा है, जो उस समय आप देख रहे हो वो समय कौन सा हो गया? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। अब बात करते हैं भविष्य काल। वह समय जो ना हमने देखा ना आपने देखा,
कल 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 क्या होगा, किसी को पता है क्या? नहीं। वह समय कि क्या होने वाला है वो कौन सा हो जाता है? भविष्य है। बोलते हैं ना कि यार तुम्हारे भविष्य में क्या करोगे, तो वो इसीलिए बोला जाता है फ्यूचर टेंस, यानी आने वाले समय के लिए फ्यूचर टेंस होगा। अब 3 प्रकार के समय तो बता दिए, लेकिन इसमें भी इनके 4 डिवाइड किए गए हैं। उसमें पहले एक चीज ये देखते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन टेंस आर देयर इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑफ टेंस इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बोले तो साधारण, दूसरा होता है नेगेटिव नकारात्मक, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा होता है इंट्रोगेटिव। इनको एक्सप्लेन मैं आपको बाद में करूंगा। सबसे पहले उसके पहले अपन ये देखते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ईच टेंस आर देयर इन इंग्लिश। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ईच टेंस इन इंग्लिश, यानी कि प्रत्येक टेंस में कितने भाग होते हैं। तो प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल या इंडेफिनेट, दूसरा, तीसरा और चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब बात करते हैं, जैसे मान लो सेंटेंस की बात की मैंने आपसे, तो अफर्मेटिव। अफर्मेटिव किसे कहते हैं? वह वाक्य जो सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप हो, तो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? अफर्मेटिव। बात करें नेगेटिव की, वह वाक्य जो सब्जेक्ट से प्रारंभ हो और वाक्य में नॉट या नहीं का प्रयोग किया गया हो और अंत में फुल स्टॉप हो, तो वाक्य कौन सा होगा? नेगेटिव। बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, वह वाक्य जो WH या हेल्पिंग वर्ब एवं हिंदी में क्या से प्रारंभ हो और अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन हो, तो वाक्य कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वह वाक्य जो WH हेल्पिंग वर्ब या हिंदी में क्या से प्रारंभ हो और वाक्य में नॉट या नहीं का प्रयोग किया गया हो और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन हो, तो वाक्य कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या हमारे टेंस की पहचान आपको समझ में आ गई? टेंस की डेफिनेशन क्या है कि टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम इस टेंस को किस तरीके से हम क्लियर करेंगे, तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए हैं। इस पॉइंट के आधार पर अपन को टेंस को पूरा करना है। जैसे बात करते हैं सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, यानी कि टेंस की पहचान। बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। तीसरा आता है यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया का प्रयोग, कि इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहां होगा। यूज ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का प्रयोग, इसमें मुख्य क्रिया का प्रयोग कहां होगा, कौन सी होगी, मतलब कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। बाद में आता है पैटर्न या फॉर्मूला, उसके बाद में आता है सूत्र की इस टेंस में कौन सा सूत्र लगेगा। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में। हम जो भी वाक्य बनाएंगे सबसे पहले किसके बनाएंगे? हिंदी का देखकर फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। फिर उसके बाद में आता है ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। अब जब हम हिंदी का इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे तो मैं आपको उसमें इंग्लिश का वाक्य भी दूंगा, फिर उसको हम किस में ट्रांसलेशन करेंगे? हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद में आता है एडवर्बियल वर्ड्स, क्रिया विशेषण शब्द जो अपन को ब्लैंक के रूप में कन्वर्ट करना है। तो आगे आइए हम देखते हैं आगे किस प्रकार से टेंस को क्लियर करना है। चलिए देखते हैं। हमने पहले बेसिक चीज पढ़ी थी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस होता क्या है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, है ना। तो प्रेजेंट सिंपल जो हमने आपको नियम लिखवाए थे, पॉइंट लिखवाए थे, उस पॉइंट के आधार पर अपन को चलना है। तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट था वो कौन सा था? आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचान। किसकी पहचान? प्रेजेंट सिंपल की। तो प्रेजेंट सिंपल की पहचान है हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में प्राय क्या है? आदि। ये टेंस की क्या है? पहचान है। यदि हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में क्या आता है? ता है, ते है, ताहू आदि। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। दूसरा पॉइंट हमारा हेल्पिंग वर्ब था। तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? डू डज और एस या ईएस। अब हमने हेल्पिंग वर्ब दो तो दे दी, डू डज एस या ईएस, लेकिन अब इसका प्रयोग कहां करेंगे आइए देखते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट था वो कौन सा था? यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब होता है सहायक क्रिया का प्रयोग। तो सहायक
क्रिया का प्रयोग, इसमें सब्जेक्ट कितने प्रकार के बताए थे मैंने आपको? 7 प्रकार के। कितने प्रकार के बताए थे? जिसमें इनको 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला है सिंगुलर और दूसरा कौन सा है? प्लूरल। सिंगुलर मतलब और प्लूरल मतलब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही का मतलब भी वह होता है, सी का मतलब भी वह होता है और इट का मतलब भी, और एक नाम का मतलब एक नाम। तो ही का प्रयोग तो किसके लिए किया जाता है? पुल्लिंग के लिए। और सी का मतलब और इट का मतलब, समझ गए? तो एक वचन कर्ता के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं? कौन कौन से? वह बहुवचन नाम के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? डू। अब बहुवचन ये प्रत्येक टेंस में यही चलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब हमें सिर्फ और सिर्फ आगे टेंस में यही चीज चेक करना है कि सिंगुलर के साथ तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और प्लूरल में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आइए नेक्स्ट चौथा पॉइंट अपना, यूज ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का प्रयोग। मुख्य क्रिया का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल में कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एक चीज, डू एंड डज और एस या ईएस। अब इसमें प्रयोग कब और कैसे करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं डू डज का प्रयोग, तो हमें पता चल गया। अब आप बोलेंगे सर डू डज का प्रयोग तो हमें पता चल गया, लेकिन इसमें एस या ईएस भी आ रहा है, तो एस ईएस का प्रयोग करेंगे कहां फिर? तो इसके लिए मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव वाक्य में एस ईएस का प्रयोग किया जाता है। मैंने कितने सेंटेंस लिखवाए थे आपको? पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर किसके लिए कहा जा रहा है? प्रेजेंट सिंपल में। तो ओनली अफर्मेटिव वाक्य में ही किसका प्रयोग किया जाएगा? तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में किसका प्रयोग किया जाएगा? डू एंड। आगे बात समझ में? अब चलो ठीक है, अफर्मेटिव में अपन एस या ईएस का प्रयोग तो कर लेंगे, ये भी अपन को समझ में आ गया, लेकिन एस या ईएस का प्रयोग करेंगे कब? दूसरा नियम देखो, जब अफर्मेटिव वाक्य में कर्ता मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर मतलब एक वचन हो, तो ही एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता अगर बहुवचन आ जाता है तो एस या ईएस का प्रयोग, तो किसका प्रयोग करेंगे? ओनली। क्या आगे बात समझ में? नेक्स्ट तीसरा नियम बात करेंगे। चलो ठीक है, एक वचन कर्ता आ गया तो एस ईएस का प्रयोग करेंगे, फिर कंफ्यूजन होगा इसमें, फिर एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, फिर कब करेंगे? ये भी तो चेक करते हैं ना कि एस का प्रयोग होगा या ईएस का प्रयोग होगा, फिर यहां कब करेंगे? तो तीसरा नियम है इसमें, जब वाक्य में क्रिया के अंत में O, X, Z, S, डबल S, CH आदि हो तो किसका प्रयोग करेंगे? अन्यथा आगे बात समझ में? यदि कर्ता एक वचन हो और O, X, Z, S, डबल S, CH नहीं दिया गया हो तो किसका प्रयोग करेंगे? क्लियर? आगे चलते हैं, अपना जो पांचवा पॉइंट है वो कौन सा था? अब फॉर्मूला किसके हिसाब से चलेंगे? सेंटेंस के हिसाब से। तो इसमें सेंटेंस कितने लिखवाए थे मैंने आपको? तो पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये आपको मैंने 4 सेंटेंस के सूत्र है जो क्यों लिखवाए हैं, क्योंकि जैसा सेंटेंस पूछेगा कि कौन सा अफर्मेटिव है या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो उसी के हिसाब से अपन को सूत्र के हिसाब से सेंटेंस बनाना है। जो भी हमको सेंटेंस बनाना किसके हिसाब से बनाएंगे? सूत्र के हिसाब से, ना कि अपने हिसाब से। तो आइए चेक करते हैं, अपना जो छठा पॉइंट था वो कौन सा था? ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, अनुवाद हिंदी से। तो आइए चेक करें। तो सबसे पहला था हमारा
श्याम रोजाना मैदान में फुटबॉल खेलता है। तो आइए सबसे पहले एक चीज चेक करेंगे। सबसे पहले जो भी वाक्य बनाएंगे तो वाक्य बनाने से पहले हम क्या चीज चेक करेंगे? टेंस। क्या चेक करेंगे? तो टेंस में भी सबसे पहले क्या देखेंगे? पहचान। क्या देखेंगे? तो पहचान मैंने क्या लिखवाई थी हिंदी वाक्यों में? तो हिंदी का वाक्य है या नहीं है? हिंदी का वाक्य है। हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में, अब दो चीज और आ गई इसके अंदर, एक चीज और पकड़ में आ गई, क्रिया के अंत में। पहचान अपन को कहां मिलेगी? जब अपन को पहचान मिल जाएगी तो क्रिया भी मिल जाएगी। तो क्रिया ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो क्रिया के अंत में क्या है? ता है। तो क्या इसमें मिल रहा है? क्या मिल रहा है? ता है मिल गया। तो किसके अंत में मिला? खेलना। तो खेलना एक क्रिया है ना, तो क्रिया के अंत में मिल गया ना ता है। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना, खेलना क्या होगा इसमें? क्रिया। तो ताए पहचान मिल गई। अब बात करते हैं, चलो ठीक है, टेंस का तो पता चल गया। कौन सा टेंस है ये? टेंस प्रेजेंट सिंपल है ना। कौन से टेंस की पहचान है? प्रेजेंट सिंपल की। अब हमें पता चल गया, जैसे ही हमें पता चल गया कि टेंस कौन सा है तो हमारे तुरंत माइंड में क्या आ जाना चाहिए? आई बात समझ में? अब एक मिनट ये चीज चेक करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब दो आ रही है नहीं आ रही है। तो इसमें से कौन किसका प्रयोग किया जाएगा उसके लिए हमको सबसे पहले क्या चीज चेक करनी पड़ेगी? सेंटेंस। क्या चीज चेक करनी पड़ेगी? तो इसमें सेंटेंस पहचानो, हिंदी का वाक्य किससे शुरू हो रहा है? श्याम से शुरू हो रहा है ना। तो श्याम क्या है? सब्जेक्ट है ना। और हिंदी वाक्य के अंत में क्या है? फुल स्टॉप। क्या है? तो सेंटेंस कौन सा हो गया? नहीं का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो अफर्मेटिव है। तो हमको किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? सूत्र के हिसाब से चलेंगे या हमारे दिमाग के हिसाब से? तो सूत्र के तरीके से बनाएंगे। तो सूत्र सबसे पहले किससे स्टार्ट हो रहा है? सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता कौन होता है? कार्य कौन कर रहा है? तो श्याम। तो श्याम को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? श्याम ही बोलेंगे। अब एक आगे देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या। तो वर्ब देखिए सबसे पहले कौन सा है? श्याम है ना। सॉरी, सब्जेक्ट क्या है? एक वचन है, बहुवचन है? एक नाम है। तो एक नाम के साथ किसका प्रयोग करेंगे? ये तो चलो ठीक है, डूडज का प्रयोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा, तो यहाँ तो अफर्मेटिव है ना। तो एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एस या। लिखवाया था ना मैंने, अफर्मेटिव वाक्य में एक वचन कर्ता के साथ एस या। तो एस या इसका प्रयोग करेंगे ना। चलो ठीक है। अब ऐसे इसका प्रयोग कब करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के। तो इसमें वर्ब कौन सी थी? खेलने को क्या बोलेंगे? प्ले। अब चलो हमने एक चीज ये भी देख लिया था कि एक वचन कर्ता के साथ ऐसे इसका प्रयोग करेंगे तो सही, लेकिन अब कब करेंगे? जब क्रिया के अंत में ओ एक्स जेड एस डब्ल्यू सी एच हो। तो अब इसमें बताइए आप, क्या अंत में ओ मिल रहा है? क्या एक्स मिल रहा है? क्या जेड मिल रहा है? या एस मिल रहा है? डब्ल्यू एस मिल रहा है? सी एच मिल रहा है? जब अगर मान लो ये ना हो तो केवल किसका प्रयोग करेंगे? आगे बात समझ में? तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? ओके। आगे बात आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा पूछता है क्या? क्या पूछता है? क्या। तो श्याम रोजाना मैदान में क्या खेलता है? आगे बात समझ में? तो ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? आगे क्या पूछ रहा है? प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान। तो स्थान पूछता है जगह का नाम, है ना। तो जगह कहाँ खेल रहा है? तो मैदान में। मे को बोलेंगे अंग्रेजी में इन। तो मैदान है ना, तो प्रॉपर मैदान की बात कर रहा है ना, तो ये निश्चित शब्द है हमारे लिए। तो इसके पहले कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? द आर्टिकल का। तो मैदान को क्या बोलेंगे? ग्राउंड। आगे क्या आता है? टाइम पूछता है, समय पूछता है ना। तो कब खेलता है वो? रोजाना को क्या बोलेंगे? वेरी गुड। आगे क्या आ रहा है? तो फुल स्टॉप ऐसा कैसे लगा दो? क्या समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। पढ़ो क्या है?
मैं प्रतिदिन नदी में नहीं तो सबसे पहले क्या करेंगे? टेंस की पहचान हमेशा कहां पर आती है? क्रिया के क्या आ रहा है? ताहू आ रहा है ना? क्या मिल गया ताहू? कौन से टेंस की पहचान है? प्रेजेंट सिंपल की। तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या आ जाना चाहिए? क्लियर। अब दूसरा पॉइंट कौन सा पहचानेंगे? सेंटेंस। तो सेंटेंस कौन सा है? हिंदी का वाक्य किससे शुरू हो रहा है? मैं से शुरू हो रहा है ना? तो मैं क्या है? और इसमें क्या आ रहा है? और अंत में क्या आ रहा है? तो नहीं आ रहा ना इसमें। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव। अब इसमें कौन से सूत्र के हिसाब से चलेंगे? अब 4 सूत्र दिखाई दे रहे, 4 में से नेगेटिव के हिसाब से चलेंगे, बाकी सूत्रों की तरफ हमें नहीं। जो सेंटेंस पूछा जाए उसी सेंटेंस के सूत्र के हिसाब से अपन को चलना है। तो सेंटेंस में सूत्र किससे स्टार्ट हो रहा है? सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता क्या होता है? तो इसमें कार्य कौन कर रहा है? तो मैं का मतलब स्वयं। तो मैं को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आई। अब नेगेटिव है ना सेंटेंस। अब नेगेटिव में अब देख लो इसमें भी दिखाई दे रहा है कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है? डू डज। आगे बात समझ में? तो डू डज। अब डू का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। अब इसकी पहचान क्या देखेंगे? एक मिनट। आई। अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब में आई मिल रहा है क्या? किसमें आ रहा है ये? तो प्लूरल सब्जेक्ट है ना? तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आगे बात समझ में? तो यहाँ क्या लगाएंगे? डू। तो दोनों में से एक लग गया। आगे क्या आ गया? नोट को ऐसा कैसे उतार दो। उसके बाद में क्या आता है? तो वर्ब आपको मिल गई होगी। जहां अपन को पहचान मिल गई वहीं अपन को क्या मिल गई? तो वर्ब क्या है? नहाने को क्या बोलते हैं? होली बाथ। क्या बोलेंगे? बात। उसके बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट पूछता है क्या नहाता है? क्या भी कोई नहाता है क्या? इसका मतलब ऑब्जेक्ट है। आगे आ जाओ। प्लेस। प्लेस यानी स्थान। स्थान मीन्स कहाँ नहाता है ये? तो मैं को क्या बोलेंगे? तो प्रॉपर जगह कहाँ की बात कर रही है? तो मैंने आर्टिकल में आपको क्या बताया था? नदी से पहले भी किसका प्रयोग करेंगे? तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? इन द। आगे क्या आ रहा है? टाइम पूछता है। तो कब नहाता है? प्रतिदिन नहीं नहाता है ना? एवरी डे। फुल स्टॉप। क्या समझ में आ गया? नेक्स्ट देखें। पढ़ो एक साथ। क्या तुम रोजाना विद्यालय में? पहचान क्या है? मिल गया ना? ते हैं या ते हो एक ही बात है। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? क्लियर। अब सेंटेंस पहचानो कौन सा है? इंट्रोगेटिव। क्योंकि मैंने पहचान क्या लिखवाई थी? WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब या हिंदी का वाक्य क्या से प्रारंभ हो और वाक्य में नहीं या नोट का प्रयोग नहीं किया गया हो और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन हो। तो मार्क ऑफ क्वेश्चन है क्या? नोट या नहीं का प्रयोग नहीं किया गया और क्या से शुरू हो रहा है? तो सेंटेंस कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव। हमारे पास इंट्रोगेटिव का सूत्र है क्या? तो किसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपन? सूत्र के अकॉर्डिंग। सूत्र किससे स्टार्ट हो रहा है? डू डज से। लेकिन डू डज का प्रयोग किसको पहचान कर करेंगे? हेल्प सब्जेक्ट को। इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। क्या है? तुमको क्या बोले अंग्रेजी में? अब एक बताइए, यू एक वचन है, बहुवचन है? बहुवचन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? डू यू। उसके बाद में क्या आता है? तो वर्ब कौन सी इसमें? पढ़ने को क्या बोलते हैं? वेल डन। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट पूछता है क्या पढ़ते हो? तो ऑब्जेक्ट है क्या इसमें? नहीं है। आगे क्या है? प्लेस मीन्स स्थान। कहाँ पढ़ते हैं? इन द। समय
रोजाना को बोलेंगे डेली। वेरी गुड मार्को। नेक्स्ट देखो, क्या वह प्रतिदिन कमरे में अगर मान लो इसको मैं एक शब्द और जोड़ दूं, नहीं, तो क्या बन गया? क्या वह प्रतिदिन कमरे में नहीं सोता है। तो पहचान देखो क्या है इसमें, ता है अंत में, क्या आ गया? ता है आ गया। सेंटेंस पहचानो, क्या से शुरू हो रहा है? नहीं का प्रयोग किया जा रहा है और अंत में मार्को। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सूत्र हमारे पास है क्या? तो बनाएं। किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कब करेंगे? सब्जेक्ट को पहचान कर। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह। अब देखिए, अब वह भी 3 प्रकार के बताए नहीं बताए हैं, लेकिन यहाँ का प्रयोग ही का प्रयोग कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर क्या आ गया? ताहे आ रहा है ना, तो यानी कि उसके लिए क्या आएगा? ही, यानी पुल्लिंग के लिए बात कर। अगर ती है आता है तो स्त्री के लिए। आई बात समझ में? तो यहाँ पर वह आ रहा है ना, और यहाँ पर ता आ रहा, तो इसके लिए क्या आएगा? ही। अब ही सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वेल डन। उसके बाद में देखिए आगे क्या आ गया? नोट को ऐसा कैसे उतार दो? वर्क की वर्क कौन सी इसमें? सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप। बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या नहीं सोता है? क्या भी नहीं सोता है क्या? इस वाला ऑब्जेक्ट है प्लेस, स्थान, कमरे में। तो इन द समय कब नहीं सोता है? प्रतिदिन को क्या बोलेंगे? एवरी डे। अंत में क्या है? क्या आ गया आपको समझ में? इस तरीके से हमारे इस नियम के अनुसार चलेंगे तो हमारे टेंस जो सेंटेंस है वो आराम से अपन क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या सबको समझ में आ गया? चलिए आगे लास्ट जो अपना टॉपिक है आगे पढ़ेंगे कल के लिए। तो थैंक यू।